हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़ॉन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड सीरीज़ का पार्ट 15 लेकर। इससे पहले हम नाबार्ड फेज़ 2 के 14 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ऑपरेशन ट्विस्ट किस रेगुलेटिंग बॉडी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन ट्विस्ट लॉन्च किया था। इसमें क्या होगा, आरबीआई अपने 10,000 करोड़ जिनका मेच्योरिटी पीरियड 10 ईयर्स के लिए है, वो सारे बॉन्ड जो है रीपर्चेज कर लेगा और उनको जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड करके, यानी कि 2500 करोड़ के बॉन्ड्स के रूप में डिवाइड करके वापस जारी करेगा शॉर्ट टर्म के लिए। तो आप याद रखिएगा, ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई 10,000 करोड़ के लॉन्ग टर्म बॉन्ड जिनका मेच्योरिटी पीरियड 10 ईयर्स है, उनको रीपर्चेज करके शॉर्ट टर्म के रूप में जारी करेगा 4 पार्ट्स में डिवाइड करके। अच्छा, इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि जो रेपो रेट डे बाई डे घट रही है उसका फ़ायदा लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। और लॉन्ग टर्म के बॉन्ड में एक दिक्कत ये भी होती है कि डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब शॉर्ट टर्म का ये बॉन्ड हो जाएगा तो डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो इसीलिए ऑपरेशन ट्विस्ट इसको नाम दिया गया, क्योंकि 10,000 करोड़ के बॉन्ड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और जो 10 ईयर्स का मेच्योरिटी पीरियड है उसको घटा के शॉर्ट टर्म के लिए कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत 102 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं कितने वर्षों के लिए? तो टोटल 5 ईयर्स के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है 2019-20 से लेके 2024-25 तक। पर्पस क्या है? 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना। देखिए, जो आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, इसमें 102 लाख करोड़ रुपए जो सैंक्शन किए गए हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि स्टेट और सेंट्रल का 50-50 पार्ट होगा, तो आप हमेशा याद रखिए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 39% होगा, स्टेट गवर्नमेंट का 39% होगा और बाकी जो 22% है उसको प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्ट किया जाएगा। तो एग्ज़ाम में अगर ये स्टेटमेंट आए कि स्टेट और सेंटर बराबर बराबर कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है वो, लेकिन अगर 50-50% आए तो वो इनकरेक्ट होगा। जो आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, इसमें देखिए मैक्सिमम पार्ट रोड कंस्ट्रक्शन पे खर्च किया जाएगा, यानी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। टोटल पार्ट का 19.64% रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाएगा। इसके लिए जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अतानु चक्रवर्ती की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स भी बनाई है। तो आप याद रखेंगे, अतानु चक्रवर्ती की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाई गई है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत। करंट अफेयर्स में मैंने एक दिन बोल दिया था एनजीटी श्रीनिवास, तो देखिए यहाँ पे मैं सही बोल रहा हूँ, अतानु चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है TOI 700D नामक पहला एक्सो प्लानट जो अर्थ साइज का है उसको किसने डिस्कवर किया है? तो बता दूं आपको, रिसेंटली नासा ने TOI 700D नामक अर्थ साइज का पहला एक्सो प्लानट डिस्कवर किया है। इसमें जो TOI 700 है ये एक स्टार है और D उसके प्लानट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, नासा का एक मिशन था टेस मिशन TESS, ट्रांजिटिंग एक्सो प्लानट सर्वे सैटेलाइट, 2018 में लॉन्च किया गया था टेस्ट मिशन को। उसी के द्वारा नासा ने पहला अर्थ साइज एक्सो प्लानट TOI 700D सर्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली डाटा प्रोटेक्शन पर एक कमेटी बनाई गई, आप बताना है इसके अध्यक्ष कौन है? तो डाटा प्रोटेक्शन पर जो कमेटी बनी उसके अध्यक्ष हैं जस्टिस BN कृष्णा। तो आप ये याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रविशंकर प्रसाद जी मिनिस्टर हैं इसके। 2017 में डाटा प्रोटेक्शन एनालिसिस करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। इसी के रिकमेंडेशन के आधार पर रिसेंटली संसद में पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 लाया गया था। हालांकि इस पर बवाल हो जाने के बाद ये रिव्यू कमेटी के पास चला गया था, तो इस समय संसद में नहीं है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल के लैंड लीजिंग एक्ट 2016 के अनुसार अपने लैंड रिफॉर्म एक्ट 1961 में संशोधन कर दिया है? तो रिसेंटली मैं आपको बता दूं, कर्नाटका स्टेट ने अपने लैंड रिफॉर्म एक्ट 1961 में संशोधन कर दिया है, जो सेंटर के लैंड लीजिंग एक्ट 2016 को फॉलो करेंगे। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 में लैंड लीजिंग एक्ट पास किया था, किसकी सलाह पर? नीति आयोग की सलाह पर। पर्पस क्या था? एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ाने के लिए ये लैंड लीजिंग एक्ट पास किया गया था। इसके पहले क्या होता था, किसान लीज पर अपनी लैंड देने के लिए डरते थे, लेकिन 2016 में जो लैंड लीजिंग एक्ट पास किया गया है उसके द्वारा किसानों को ये श्योरिटी दी गई है कि उनकी लैंड को कोई हड़प नहीं सकता है। इसलिए अब लैंड लीजिंग एक्ट का यूज़ बेहतर तरीके से किया जा रहा है। अगर जो लैंड ऑनर है और जो लैंड लीजर है, जो लैंड ले रहा है लीज पर, अगर उसके बीच में कोई मतभेद होता है कभी भी, तो इस एक्ट में स्पेशल लैंड ट्राइब्यूनल का भी गठन किया गया है। तो आप याद रखिएगा, 2016 में लैंड लीजिंग एक्ट पास हुआ था और कर्नाटक ने रिसेंटली अपने लैंड रिफॉर्म एक्ट 1961 में इसके अनुसार संशोधन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रू रिफ्यूजीज़ ओरिजिनली किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो इस समय ब्रू रिफ्यूजी बहुत चर्चा में है, ब्रू शरणार्थी, और इनको ब्रू ट्राइबल कम्युनिटी के नाम से भी जानते हैं।
ओरिजिनली ये जो है मिज़ोरम से बिलोंग करते हैं। कुछ समय पहले मिज़ोरम के जो मिज़ो कम्युनिटी थी उन्होंने इनका विरोध किया था, तो ये भागकर त्रिपुरा चले गए थे। तो इस समय त्रिपुरा में हैं। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से ये कोशिश कर रही है कि ब्रू कम्युनिटी को वापस मिज़ोरम में ही इस्टेब्लिश कर दिया जाए। इनको रियांग कम्युनिटी के नाम से भी जानते हैं, रियांग कम्युनिटी के नाम से भी जानते हैं, तो आप याद रखिएगा। ब्रू रिफ्यूजीज त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने के लिए लास्ट जनरल इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन में कितने % वोट्स की रिक्वायरमेंट होती है? तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तभी इलेक्टोरल बॉन्ड जारी कर सकता है जब लास्ट जनरल इलेक्शन में उसने कम से कम 1% वोट गेन किए हों, टोटल वोट्स का 1%। बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की, जो आपका फिनांस बिल 2017 था, उसके अंतर्गत इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लॉन्च अनाउंस की गई थी। बाद में 2018 में ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लॉन्च कर दी गई थी। इसमें होता क्या है, कोई भी इंडियन सिटीजन या इंडिया में रजिस्टर्ड कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी एसबीआई की सिलेक्टेड ब्रांचेस से ये बॉन्ड परचेज कर सकती है और अपनी मनचाही पॉलिटिकल पार्टी को दान कर सकती है, यानी डोनेशन प्रोवाइड कर सकती है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं ये एक तरह के बियरर बॉन्ड होते हैं, जैसे आपका करेंसी नोट होता है वैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं। अगर इस पर कोई मतलब कि इस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, और जिस पॉलिटिकल पार्टी ने ये जारी किए हैं और एक बार बंदे ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज कर लिए, तो अब उस पॉलिटिकल पार्टी को 15 दिनों के अंदर ही इस इलेक्टोरल बॉन्ड के अमाउंट को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करवाना होता है। अगर 15 दिनों में नहीं कन्वर्ट करवाता है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक अलग से फंड बनाया है, वहाँ पर चला जाएगा ये सारा पैसा। इसके अलावा अगर बात करें, जो डोनेशन दे रहे हैं उनका केवाईसी अप्रूव होना चाहिए बैंक में। हालांकि डोनेशन देने वाले का नाम अनाउंस करना नेसेसरी नहीं है, अगर वो चाहे तो अपना नाम छिपा सकता है और आरटीआई एक्ट 2005 के तहत उसको ये छूट भी मिलेगी। तो आप ये भी याद रखेंगे, जो आपका फिनांस एक्ट 2017 था इसमें कहा गया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मैक्सिमम 20,000 रुपीज़ तक का ही डोनेशन कैश में एक्सेप्ट कर सकती है, उसके ऊपर उसको इलेक्टोरल बॉन्ड ही जारी करना पड़ेगा। और एक एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड मिनिमम कैसे जारी होता है, तो मिनिमम 1,000 रुपीज़ का जारी होता है। उसके बाद 30 से लेकर 70 तक आप एक एक ज़ीरो बढ़ाते जाइए, यानी 10 के मल्टीपल में, तो 30 to 70 तक इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया जा सकते हैं। और ख़ास बात यह है, एसबीआई की सिलेक्टेड ब्रांचेस में ही ये इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया, उसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है इस बार 51st। देखिए इंडिया को 10 प्लेसेस का नुकसान हुआ है। पहले इंडिया की लास्ट ईयर रैंक थी 41 और इस बार हो गई है 51, तो आप याद रखेंगे। और इंडिया का स्कोर भी लास्ट ईयर 7.23 था, जो इस बार घटकर 6.9 हो गया। जो आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स है इसमें किसी भी कंट्री को 5 पैरामीटर्स पर चेक किया जाता है, बाद में उनको 4 तरह की डेमोक्रेसी में डिवाइड किया जाता है। 4 तरह की डेमोक्रेसीज क्या होती हैं? पहली तो आपकी हो जाती है फुल डेमोक्रेसी, सेकंड हो जाती है आपकी फ्लॉड डेमोक्रेसी, यानी देखने के लिए डेमोक्रेसी है लेकिन एक तरह का शासन वहाँ अथॉरिटी वाला है। तीसरी हो जाती है आपकी हाइब्रिड डेमोक्रेसी, और लास्ट है आपकी फोर्थ, जिसको कहते हैं ऑथोरिटेरियन रिजीम। तो इस 4 तरह की डेमोक्रेसी में डिवाइड कर दिया जाता है। इंडिया को कौन सी डेमोक्रेसी में शामिल किया गया है? तो फ्लॉड डेमोक्रेसी में शामिल किया गया है इंडिया को। तो इंडिया की रैंक मैंने आपको बता दी 51 है। टॉप कौन है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 में? तो नॉर्वे टॉप है, सेकंड नंबर पर आइसलैंड है। टोटल 165 कंट्रीज़ की डेमोक्रेसी का एनालिसिस किया गया है और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने ये रिपोर्ट जारी की है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट क्या है? लंदन बेस्ड एक एडवाइजरी फर्म है, इसने ही डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 रिलीज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कोरोना वायरस मेनली ह्यूमन बॉडी के किस सिस्टम को इफेक्ट करता है? तो सभी को पता होगा कोरोना वायरस रिस्पायरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है सबसे पहले, यानी सांस लेने में आपको तकलीफ हो जाती है। आप अगर अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए तो शायद आपको ये दिक्कत ना हो। देखिए जो आपका कोरोना वायरस है ये वायरस की एक फैमिली है, उसमें से एक आपका है कोविड-19 जो इस समय पूरी दुनिया में फैला हुआ है। एक तरह से मान लें तो ये जूनोटिक डिजीज़ है, ऐसा कहा जा रहा है कि कोविड-19 आपका चमगादड़ से फैला हुआ है। और एग्ज़ाम में अगर आपसे ये पूछेंगे तो आप याद रखिएगा, जो कोविड-19 है ये सिंगल स्ट्रैंड नेगेटिव आरएनए वाला वायरस है। मोस्टली वायरस पॉजिटिव आरएनए वाले होते हैं, लेकिन जो कोविड-19 वायरस है ये सिंगल स्ट्रैंड नेगेटिव आरएनए वाला वायरस है। आप देखेंगे कहाँ से स्टार्ट हुई थी पहले कोरोना की स्कीम, कोरोना की मतलब बीमारी, तो कोरोना की बीमारी स्टार्ट हुई थी चाइना में एक हुबई प्रांत है यानी प्रोविंस है, वहाँ का वुहान सिटी, वहाँ की सब्जी मार्केट से ये कोविड-19 वायरस ऑल ओवर कंट्री में, ऑल ओवर दुनिया में फैल गया था।
चाइना के बाद पहला केस थाईलैंड में देखा गया, उसके बाद चाइना के बाद जो पहली मौत देखी गई थी वो फिलीपींस में देखी गई थी। इंडिया में बात करें तो केरल में पहला केस देखा गया कोरोना वायरस से। हालांकि इंडिया में पहली मौत कहाँ आई थी, तो दिल्ली में पहली मौत हुई थी कोरोना वायरस से। तो आप ये सारे फैक्ट याद रखेंगे कोरोना वायरस से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IRAD इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस ये किस इंस्टीट्यूशन द्वारा डेवलप किया गया है। तो रिसेंटली IIT मद्रास ने इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस डेवलप किया है। इसी के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्सीडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी सेंट्रल एक्सीडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च करेगी। तो आप याद रखिएगा। और जो आपका सेंट्रल एक्सीडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर उसको इम्प्लीमेंट करेगा, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी उसका सहयोग करेगी। तो आप ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। कुछ दिन पहले ही NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की जो डायरेक्टर जनरल हैं नीता वर्मा, उन्होंने ही आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था। ये मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो में कवर करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट सर्वे किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो मुंबई बेस्ड एक NGO है जिसका नाम है NGO प्रथम, इसके द्वारा एसर सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है। जो NGO प्रथम है इसकी CEO हैं डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। जो NGO प्रथम है ये प्रत्येक वर्ष 2005 से प्री स्कूल लेवल पर ये सर्वे कंडक्ट करवाया जा रहा है। और इसका पर्पज़ क्या होता है, जितने भी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पर प्री स्कूल लेवल पर जो स्टूडेंट्स की यानी चिल्ड्रंस की फाउंडेशनल लेवल पर लर्निंग होती है उसका एनालिसिस किया जाता है। इस बार का एसर सर्वे 24 स्टेट्स के 26 डिस्ट्रिक्ट में कवर किया गया है और उन डिस्ट्रिक्ट्स में कंडक्ट करवाया गया है ऐसा सर्वे जहाँ पर रूरल पॉपुलेशन 70% या उससे ऊपर है। इस बार का जो सर्वे हुआ है उससे एक आउटपुट ये निकला है कि टोटल चिल्ड्रंस जो हैं इस एज ग्रुप के यानी 4 to 8 ईयर, उनमें से सिर्फ 90% का ही इनरोलमेंट किसी भी तरह के स्कूल में किया गया है। तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिलियन ट्री कैंपेन 2005-06 में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा 2006 में बिलियन ट्री कैंपेन लॉन्च किया गया था। हालांकि ये इनिशिएटिव किसका था, तो नोबेल प्राइज़ विनर वांगरी मथाई का ये इनिशिएटिव था बिलियन ट्री कैंपेन, और उन्होंने ही ग्रीन बेल्ट इनिशिएटिव यानी ग्रीन बेल्ट मूवमेंट भी लॉन्च किया था। तो बिलियन ट्री कैंपेन की तर्ज पर रिसेंटली WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने अनाउंस किया है कि वो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के साथ मिलकर 25 वर्षों के लिए ट्रिलियन ट्री कैंपेन लॉन्च करेगा। तो ट्रिलियन ट्री कैंपेन WWF प्लस वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, और जो बिलियन ट्री कैंपेन है वो UNEP वांगरी मथाई की तर्ज पर। तो आप इतना रखेंगे, जहाँ UNEP का हेडक्वार्टर आपका नैरोबी केन्या में है, वहीं WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रीज़ को उनकी इनकम के आधार पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितने फॉर्म में बांटा गया है, तो 4 फॉर्मेट में डिवाइड किया गया है कंट्रीज़ को वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 2018 में वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीज़ को उनकी इनकम के अनुसार यानी पर कैपिटा इनकम के अनुसार 4 फॉर्मेट में डिवाइड किया था। फर्स्ट फॉर्मेट क्या है, लो इनकम ग्रुप कंट्रीज़, जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम 1025 यानी $1025 या उससे नीचे है वो आती हैं लो इनकम ग्रुप कंट्रीज़ में। ये जो पर कैपिटा इनकम है ये GNI पर WB यानी वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड की है। GNI मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम। तो जो कंट्रीज़ भी 1025 यानी $1025 पर कैपिटा इनकम से नीचे आती हैं वो आती हैं लो इनकम कंट्रीज़ में। सेकंड जो है क्राइटेरिया इनका है वो है लो मिडिल इनकम कंट्रीज़, जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम $1026 से लेकर $3995 के बीच में होती है वो आती हैं लो मिडिल इनकम ग्रुप के अंतर्गत। इंडिया इसी ग्रुप में आती है, लो मिडिल इनकम ग्रुप में। 2018 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी $2020। तो आप ये याद रखेंगे। इसके बाद अपर मिडिल इनकम ग्रुप आता है, जिनकी इनकम पर कैपिटा $3996 से लेकर $12,375 के बीच में होती है वो आती हैं अपर मिडिल इनकम ग्रुप में। इसके बाद जो भी कंट्रीज़ आपकी $12,375 से ऊपर इनकम वाली होती हैं वो हाई इनकम ग्रुप में आती हैं। तो आप याद रखिएगा, WHO ने ग्रॉस नेशनल इनकम के आधार पर जो पर कैपिटा आती है उसके आधार पर सभी कंट्रीज़ को 4 क्राइटेरिया में बांटा है। अब मैंने ये न्यूज़ क्यों कवर की कि रिसेंटली एक न्यूज़ चर्चा में थी कि इंडिया मिडिल इनकम ट्रैप में फंस सकता है। देखिए काफ़ी टाइम से इंडिया जो है मिडिल इनकम ग्रुप में है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इंडिया इस जो मिडिल इनकम ग्रुप है उससे निकल नहीं पा रहा है। देखिए साउथ कोरिया भी काफ़ी समय तक मिडिल इनकम ट्रैप में फंसा रहा, लेकिन अब वो सक्सेसफुली निकल गया है। चाइना भी फंस चुका है मिडिल इनकम ट्रैप में, वो भी अभी निकल नहीं पा रहा है। 2006 में
जो आपका मिडिल इनकम ट्रैप है, इस टर्म को वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट इंदरमीत गिल और होमी खरास ने डेवलप किया था मिडिल इनकम ट्रैप टर्म को 2006 में। अब मैं बता दूं आपको, जो ब्राज़ील और मैक्सिको हैं ये भी मिडिल इनकम ट्रैप में फंस चुकी हैं। तो आप याद रखिएगा, इंडिया रिसेंटली ये चांसेस हैं कि मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाएगा, और वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीज़ को उनकी जो इनकम होती है उसके आधार पर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैंने सभी का क्राइटेरिया आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ने पीडीएस और एफसीआई रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी बनाई है जिसमें 8 मेंबर्स हैं। आपको बताना है ये कमेटी किसके द्वारा हेड की जाएगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफसीआई रीस्ट्रक्चरिंग पर शांता कुमार कमेटी बनाई थी। तो आप याद रखिएगा, कुछ रिकमेंडेशन मैं इनको बता देता हूँ। 2014 में 8 मेंबर कमेटी बनाई गई थी शांता कुमार की अध्यक्षता में एफसीआई और पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रीस्ट्रक्चरिंग पर। हालांकि इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 2019 के लास्ट में सबमिट की थी, इसलिए ये चर्चा में थी। इन्होंने कहा था जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013, उसके द्वारा जो 67% पॉपुलेशन कवर की जा रही है कंट्री की, उसको घटाकर 40% कर देना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने एक सजेशन और भी दिया था कि जो वीट और राइस, इसका प्रोक्योरमेंट आपका एफसीआई करता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नॉर्थन कंट्रीज़ के लिए, नॉर्थन एरिया के लिए, यानी पंजाब, हरियाणा, ये सब एरियाज़ में स्टेट गवर्नमेंट को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। हालांकि ईस्टर्न जो एरिया है कंट्री का, वहाँ पर एफसीआई को ही ये प्रोक्योरमेंट करने चाहिए। तो आप याद रखिएगा, एफसीआई और पीडीएस में रीफॉर्म के लिए, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए शांता कुमार की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जिसमें 8 लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एजीआर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू चर्चा में था। आपको बताना किस फील्ड से रिलेटेड है। तो एजीआर टर्म बहुत ज़्यादा चर्चा में था, ये टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है। एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता क्या है। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है, वो टेलीकॉम कंपनीज से कुछ फीस वसूलता है उनसे लाइसेंस और यूजेस के तौर पे, उसी को कहते हैं एजीआर। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कंपनी अपना पेंडिंग 1.47 लाख करोड़ रुपीस का एजीआर जल्दी से जल्दी फाइनल करें। तो 1.47 लाख करोड़ का एजीआर पेंडिंग था टेलीकॉम कंपनीज पर, जिसमें मैक्सिमम पार्ट था आपका वोडाफोन का। इसका अकेले का था 53,038 करोड़ रुपीस। तो आप याद देखिएगा, एजीआर टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा जा रही है, उसमें कितने परसेंट फार्मर्स हैप्पी नहीं हैं। रिसेंटली नीति आयोग ने बताया है कि लगभग 67% फार्मर्स इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से हैप्पी नहीं है। लगभग 2/3 फार्मर्स हैप्पी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि पहले उनको पूरा रुपया इकट्ठा करना पड़ता है और जाके पे करना पड़ता है, उसके बाद वो सब्सिडी आती है उनके अकाउंट में। तो इसलिए वो हैप्पी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो फिनेंशियल सोर्सेज हैं उनके पास कम है। मैं बता दूं आपको, जो यूरिया का बैग है, पहले ये 50 kg का होता था। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको घटाकर 45 kg का कर दिया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्यों कर दिया है? क्योंकि अब नीम कोटेड यूरिया यूज़ की जा रही है, जिसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो धीरे धीरे रिलीज़ होता है। इसीलिए अब इसके बैग की क्वांटिटी घटाकर 50 kg से लेकर 45 kg कर दी गई है। और जो यूरिया का प्राइस होता है वो कौन डिसाइड करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए एमआरपी तय करती है, और उसी एमआरपी के आधार पर जो केमिकल फर्टिलाइजर कंपनियां होती हैं इसको बेचती हैं। यूरिया में सब्सिडी देने का एक लॉस हमारी सॉइल पे क्या हो रहा है कि जो सॉइल में एनपीके रेशियो है, होना कितना चाहिए? 4:2:1 होना चाहिए एनपीके रेशियो। लेकिन यूरिया में सब्सिडी देने के कारण ये बढ़कर हो गया है 6.1:2.5:1 का रेशियो। और सबसे ज़्यादा एनपीके रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ ख़राब है? तो पंजाब में ख़राब है। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है ग्लोबल गिग इकॉनमी इंडेक्स, जिसको पायोनियर नेटवर्क ने रिलीज़ किया, इसमें इंडिया की रैंक क्या है? जो ग्लोबल गिग इकॉनमी इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक है 7th। इंडिया टॉप 10 कंट्रीज़ में से आता है। फर्स्ट रैंक है आपकी यूएसए की, सेकंड है यूके की, और थर्ड है ब्राज़ील की। इंडिया 7th प्लेस पे है। आप देखिएगा क्यों इंडिया 7th प्लेस पे है? क्योंकि इंडिया में जो नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है नया, उसमें से 56% सिर्फ गिग इकॉनमी से आ रहा है। और गिग इकॉनमी होता क्या है? जिसमें सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। जैसे आपका ओला का है, जब ज़रूरत हुई आपने ऐप पे ऑन कर लिया कि अब आप कार्यरत हैं, लोग आपको ऑर्डर दे सकते हैं, आप उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह की गिग इकॉनमी में लोगों की सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। तो गिग इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि लोग जॉब तो कर रहे हैं लेकिन कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है। इंडिया में जो नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं उसका 56% गिग इकॉनमी से आ रहा है। सबसे ज़्यादा ख़राब हालत है यूएसए की, जैसे में 78% न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है वो गिग इकॉनमी से जनरेट हो रहा है। जो ग्लोबल गिग इकॉनमी इंडेक्स सर्वे था, इसमें पायोनियर नेटवर्क ने 3 लाख से अधिक सैंपल्स का एनालिसिस किया और पाया कि उसमें मैक्सिमम लोग गिग इकॉनमी में काम करते हैं। तो गिग इकॉनमी एक तरह की फ्रीलांस
एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी की इकॉनमी है, आप याद रखिएगा। इंडिया की रैंक है 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है किस इंडियन पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है। तो रिसेंटली कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150 ईयर्स की एनिवर्सरी कंप्लीट हुई है। उसी दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया है। अब अगर आप ढेंचू यानी गधे का नाम ढेंचू से बदल के उसका नाम बादल रखते हैं यानी घोड़े की तर्ज पर, तो इसका मतलब ये तो नहीं है वो बेहतर काम करने लगेगा। तो जैसे कांग्रेस अभी तक ऐसा करती थी कि वो अपने परिवार के नाम पे रख देती हर चीज़ का नाम, जैसे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हुई, वैसे अब बीजेपी ने काम शुरू कर दिया है। तो कांग्रेस हो या बीजेपी, सारी सरकारें एक ही जैसी होती हैं। बात करें अगर कांडला पोर्ट की, तो कांडला पोर्ट का लास्ट ईयर नाम बदल के इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रख दिया था, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव ये किस स्टेट में ऑर्गेनाइज हुई। तो रिसेंटली गुजरात के गांधीनगर में थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज हुई। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, तो इंडियन पोटैटो ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया, यानी IPO, जो शिमला में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। तो इंडियन पोटैटो ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया, जिसमें सहयोग किसने किया, कई सारी बॉडीज़ थी अपनी, ICAR भी थी, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बॉडी थी जिसने सहयोग किया, उसका नाम था इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, IPC। ये कहाँ स्थित है, तो पेरू की कैपिटल जो लीमा है वहाँ पर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर स्थापित है। इंडिया इससे पहले भी जो सेकंड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव है उसको भी ऑर्गेनाइज कर चुका है, कहाँ पर, 2008 में न्यू दिल्ली में। और आप याद रखिएगा 2008 को ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो घोषित किया गया था। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। बात करते हैं गुजरात में जो इस बार ऑर्गेनाइज हुई है आपकी थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव। गुजरात कंट्री में पोटैटो का लीडिंग प्रोड्यूसर है। हालांकि फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे यूपी है जो कंट्री में सबसे ज़्यादा पोटैटो प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो चाइना वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पोटैटोज़ का। सेकंड नंबर पे आपका इंडिया आता है। ये तो हो गया आपका यूपी नंबर 1 प्रोडक्शन में। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें, पोटैटोज़ की मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कहाँ है, तो वो है आपका गुजरात में 30 टन पर हेक्टेयर, ये है प्रोडक्टिविटी गुजरात की। इसके अलावा गुजरात एक बात में और ख़ास है, जहाँ पिछले 11 वर्षों में ऑल ओवर कंट्री में पोटैटो कल्टीवेशन एरिया में 19% की ग्रोथ देखी गई, वहाँ सिर्फ गुजरात में 170% कल्टीवेशन एरिया की ग्रोथ देखी गई है। पोटैटोज़ जो है वर्ल्ड में राइस और वीट के बाद थर्ड मेजर क्रॉप कमोडिटी है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है फार्मर्स इनोवेशन फंड किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। तो रिसेंटली ICR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने फार्मर्स इनोवेशन फंड स्थापित किया गया है। क्यों, जो आपका एग्रीकल्चर है उसमें साइंस और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए फार्मर्स इनोवेशन फंड स्थापित किया गया है। इसके अंतर्गत न्यू दिल्ली में एक इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। आपको बताइए जो ICR है पहले से ही कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित कर रही है ऑल ओवर कंट्री में। क्यों, क्योंकि साइंस को प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चर में, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपको पता ही है। और अगर बात करें फर्स्ट KVK यानी फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र की, तो ये कहाँ स्थापित हुआ था, 1974 में पुदुचेरी में स्थापित हुआ था। क्योंकि ICR ने स्थापना की है फार्मर्स इनोवेशन फंड। अभी इसकी जानकारी नहीं है कितना फंड अमाउंट इसके लिए सैंक्शन हुआ है, जब आएगी तो मैं बता दूंगा आपको। तो ICR की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1929 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। और आप डायरेक्टर का नाम जरूर याद रखिएगा, त्रिलोचन मोहपात्रा इसके डायरेक्टर हैं। ICR ने एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका मैं आपको बता देता हूँ। आर्या करके एक प्रोग्राम है ICR का, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च का। और आर्या का फुल फॉर्म क्या है, अफेक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ यूथ इन एग्रीकल्चर। तो आप नाम से जान सकते हैं कि यूथ जो हमारा है, युवा वर्ग, उसको एग्रीकल्चर में शामिल करने के लिए और रूरल बायो इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए आर्या नामक प्रोग्राम को रन किया जा रहा है ICAR के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, येलो रस्ट डिजीज़ ये मोस्ट कॉमन डिजीज़ है, आपको बताना है किस क्रॉप की मोस्ट कॉमन डिजीज़ है। तो ये वीट की मोस्ट कॉमन डिजीज़ है। रिसेंटली पंजाब हरियाणा में गेहूं की बहुत बड़ी फसल इससे नष्ट हो गई है। जो आपकी येलो रस्ट डिजीज़ है ये एक फंगल डिजीज़ है, आप याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, गेहूं के जो पत्ते होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, उससे फोटोसिंथेटिक जो क्रिया होती है वो रुक जाती है और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। बात करें अगर वीट की, तो इंडिया चाइना के बाद वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का। हालांकि कभी आपसे ये पूछ लें कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है वीट का, तो आप हमेशा याद रखिएगा रसिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वीट का, और इंडिया राइस का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, CAI कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार फिनेंशियल 20 में इंडिया का कॉटन प्रोडक्शन कितना रहेगा। तो इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया का कॉटन प्रोडक्शन 35.45 मिलियन बेल्स रहेगा, यानी
354.5 लाख बेल्स रहेगा। पहले इन्होंने कहा था कि कॉटन प्रोडक्शन जो है 35.65 मिलियन बेल्स रहेगा, लेकिन गुजरात में क्या हुआ कि 4 लाख मिलियन बेल्स कॉटन जो है वो बोल वर्म के कारण ख़राब हो गई। तो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कॉटन प्रोडक्शन का टारगेट घटा दिया। बात करेंगे कॉटन की, तो इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जो वर्ल्ड में हाइब्रिड तरीके से कॉटन कल्टीवेशन करती है। और कॉटन कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए, जो हमारे मालवा और जो आपका दक्कन का पठार है वहाँ पे पाई जाती है। इंडिया में कॉटन प्रोड्यूसिंग सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट है जो कॉटन प्रोडक्शन का कार्य करता है, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस होती है, आप इतना याद रखिएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है। चाइना वर्ल्ड में लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ये भी आप याद रखेंगे। और CAI कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया है कि इस बार का इंडिया का कॉटन प्रोडक्शन टारगेट 35.45 मिलियन बेल्स रहेगा। तो उसके विषय में आप जान लीजिए, हिसार में स्थित है आपका CAI। और 1 बेल्स इक्वल टू कितने केजी होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी, 170 केजी होता है एक बेल्स में। और एक बैरल में कितना होता है, 159 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया का फर्स्ट स्मोक टावर किस सिटी में ओपन किया गया। तो रिसेंटली न्यू दिल्ली में इंडिया का फर्स्ट स्मोक टावर स्थापित किया गया है, ताकि वहाँ पर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। इसमें बहुत बड़े बड़े यानी लार्ज साइज़ के एयर प्योरीफायर्स लगे रहते हैं, और इसके लिए कार्बन नैनो फाइबर्स का यूज़ किया जाता है एयर प्योरीफाइंग के लिए। तो आप याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में इंडिया का पहला स्मोक टावर इस्टेब्लिश किया गया। हालांकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्मोक टावर कहाँ स्थित है, तो जियांग टाउन चाइना में स्थित है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयर प्योरीफाइंग टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है ऑर्चिड फ्लावर को रेड लिस्ट में शामिल करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन बना है। तो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश ने ऑर्चिड फ्लावर को रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है, यानी कि अब वो इनका संरक्षण करेगा। ग्लोबल लेवल पर रेड लिस्ट कौन जारी करता है, तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये आपका ग्लोबल लेवल पर रेड लिस्ट जारी करता है, जिसमें प्लांट एंड जो एनिमल्स होती हैं उनकी इंडेंजर्ड प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। उसी की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश ने भी ऑर्चिड फ्लावर के लिए रेड लिस्ट जारी कर दी है। रिसेंटली आपके अरुणाचल प्रदेश ने अपना एम्बलम भी लॉन्च किया था, उसमें भी ऑर्चिड फ्लावर और सत्यमेव जयते यूज़ किया गया था। इसके अलावा मैं बता दूं, अगर IUCN की बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी नहीं है, आप याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप बताना है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा रिसेंटली कितनी रामसर साइट्स को शामिल किया गया है इंडिया में। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अनाउंसमेंट किया है कि इंडिया में 10 और रामसर साइट ऐड हो जाएंगी। तो अभी तक इंडिया में 27 रामसर साइट थी, अब ये 10 ऐड होने के बाद 37 रामसर साइट हो जाएंगी इंडिया में। इंडिया की 27th रामसर साइट कौन थी, तो सुंदरवन डेल्टा इंडिया की 27th रामसर साइट थी, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट रामसर साइट है, आप याद रखिएगा। और कभी आपसे ये पूछें कि लॉन्गेस्ट रामसर साइट कौन सी है इंडिया की, तो वो है आपकी वेम्बनाड लेक, केरल में है जो लेक है वेम्बनाड लेक, वो इंडिया की लॉन्गेस्ट रामसर साइट है। इस बार जो आपके 10 रामसर साइट ऐड हुए हैं, उनमें मैक्सिमम 6 रामसर साइट यूपी में ऐड हुए हैं, आप याद रखिएगा। और इस दौरान महाराष्ट्र को भी उसकी पहली रामसर साइट मिल गई है। अभी तक कोई भी रामसर साइट महाराष्ट्र में नहीं थी, उसका नाम है, जो महाराष्ट्र को मिली है उसका नाम है नांदुर मधमेश्वर नाम है उस रामसर साइट का, जिसको महाराष्ट्र को प्राप्त हुई, जो महाराष्ट्र को प्राप्त हुई है। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो 1971 में साइन हुआ था, हालांकि इंडिया जो है इसका पार्ट बना था 1982 में। इसका नाम रामसर क्यों पड़ा, क्योंकि ईरान के रामसर शहर में इस कन्वेंशन पर साइन किए गए थे। पर्पज़ है वेटलैंड्स का कंजर्वेशन। वेटलैंड्स क्या होते हैं, चाहे आपकी खारे पानी की झील हो या फ्रेश वाटर लेक हो, वो सारी जो है वेटलैंड्स में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पार्ट आज ही मैं अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।